नमस्कार दोस्तों, सोलर क्लू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। और आज का ये टॉपिक है सोलर इंडस्ट्री में होने वाले स्कैम और इस स्कैम से हम कैसे बच सकें। तो एक एक करके ऑल द स्कैम्स हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। मैंने इस स्कैम को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैं पांचों का एक एक बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो सोलर पावर सिस्टम होते हैं उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सोलर पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, बैटरी वाला सिस्टम है तो बैटरी भी, आपका केबल्स, डीसीडीबी, एसीडीबी, अर्थिंग और कुछ केबल्स हो गए, एसेसरीज हो गया और आपका जो कमीशनिंग और जो आपका लाइजनिंग चार्जेस होते हैं वो सब होता है। तो अगर आपने कोटेशन मंगाया है या मंगाने वाले हो तो आपने अगर उसको देखा है अच्छे से कोटेशन, तो आप ये देखेंगे कि सोलर पैनल का जो वेटेज है, उसका जो कॉस्टिंग है वो 40 to 60% होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम आपको सोलर पैनल्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है फेक सोलर पैनल। फेक सोलर पैनल का स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, चलता आया है बहुत सालों से। तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो कोई भी कंपनी जिसको मान लीजिए आपने सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए दिया है, अब ये कंपनी करेगी क्या? ये कंपनी एक फेक चाइनीज प्रोडक्ट को उठाएगी जिसका वोल्टेज बहुत कम होगा। मान लीजिए उसका वोल्टेज 250 वैट 300 वैट का ही होगा, लेकिन जो आपका जो इंस्टॉलर है ये उसमें एक स्टिकर लगाएगा जो कि एक ब्रांडेड रिनाउंड कंपनी का स्टिकर होगा और उसमें कैपेसिटी 550 या 540 ज्यादा कैपेसिटी की लिखी रहेगी एंड ब्रांड भी बहुत रिनाउंड होगा। आप इसको देख के मान जाएंगे कि ठीक है, ये सोलर पैनल्स हम लगाएंगे, क्योंकि ये सोलर पैनल आपको थोड़े से मार्केट रेट से कम में भी मिल रहा है। तो आप खुश इसलिए भी हैं कि मुझे कम रेट में मिल रहा है और मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन जब आपने ये सारा उससे खरीद के इंस्टॉलेशन कर लिया, तो जब आप मॉनिटरिंग करेंगे या जब आप देखेंगे तो जो जनरेशन हो रहा होगा वो 3 किलोवाट का मान लीजिए सिस्टम लगाया है तो 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट के आसपास का ही बना रहा होगा। तब आपको पता चलेगा कि आपका तो पैनल खराब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये पता चलते चलते आपको बहुत डिले हो चुका होगा, आप सारा पेमेंट आप वेंडर को रिलीज कर चुके होंगे और ऐसे वेंडर कुछ 2 से 3 साल में कंपनी शट डाउन करके निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट कमाते। तो पहला इश्यू इसमें होता है कि आउटपुट तो आपको कम मिल गया। अब आपको जो वारंटी 25 ईयर या 30 ईयर का बोला गया था वो तो अब रहा नहीं। अब आपको उसके अलावा जब अगर कुछ सर्विस करवानी हो या कुछ तो जनरेट कर ही रहा है, तो मान लीजिए उसको सर्विस करवानी हो तो सर्विस में भी आपको इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि जो आपका वेंडर जिसने इंस्टॉल किया वो तो है नहीं, तो आपको दूसरों से बात करनी पड़ेगी। और इसमें एक और इशू ये हो जाएगा कि वो जो सोलर पैनल है, सिंस वो बहुत ही चीपली मेड है, तो वो 4-5 सालों के बाद वो भी खत्म होने वाला है। तो जब आपका सोलर पैनल ही खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचा ही क्या सिस्टम में, फिर से आपको सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। तो इस स्कैम से बचना है आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा बाद में, अंत तक जरूर बने रहें। दूसरा जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो है हमारा इन्वर्टर। अब इन्वर्टर में क्या हो सकता है इश्यूज कि एक हमने बहुत, ये मैं जो भी बता रहा हूँ आपको आज एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, इतने 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस इंडस्ट्री में। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्वर्टर में जो वेंडर होता है वो कहता है कि सर हमारा जो इन्वर्टर होता है वो 1.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ सोलर पैनल को हैंडल कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए 3 किलोवाट का इन्वर्टर दे रहा है तो 1.5 गुना यानी कि 4.5 किलोवाट का सोलर पैनल वो हैंडल कर सकता है। मान लीजिए आपको 4.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना है तो वो आपको बोलेगा कि सर 3 किलोवाट का इन्वर्टर दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि उसका प्राइस दूसरे वेंडर के कंपेरिजन में कम हो जाएगा और वो सिस्टम आपका लगा देगा। लगाने के बाद आप देखोगे कि वो तो ज्यादा जनरेट नहीं कर रहा है। तो इसको कहते हैं इन्वर्टर ओवरलोडिंग स्कैम और इन्वर्टर ओवरलोडिंग इशू। तो जनरली आपको आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी से मैक्सिमम 20% ज्यादा का कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाना चाहिए। यानी कि अगर 3 किलोवाट का है तो 20% एक्स्ट्रा यानी कि 3.6 किलोवाट का ही सोलर पैनल लगाना चाहिए मैक्सिमम, वो भी उससे ज्यादा का तो लगाना ही नहीं चाहिए। तो इससे आप जरूर बच के रहेंगे। तीसरा, आपका जो केबल और कंडुइट वाला पार्ट है, यानी कि अर्थिंग वाला पार्ट है, केबल, कंडुइट और अर्थिंग वाला पार्ट, इसमें अब आप सारे वेंडर्स की प्रॉब्लम समझिए। कोई भी एक कस्टमर होता है वो क्या करता है कि बेस्ट प्राइस के पीछे ही पड़ा रहता है। मोस्टली 80% लोग खाली प्राइस के पीछे पड़े रहते हैं। तो इसमें इशू क्या हो जाता है कि अब आपने कोटेशन मंगा लिया है 5 लोगों से, अब पांचों का आप कंपैरिजन कैसे करते हैं? मोस्टली बीच का लाइन आइटम्स आप पढ़ते नहीं है, मोस्टली लोग पढ़ते नहीं है, वो लास्ट के लाइन आइटम को पढ़ते हैं कि लास्ट में मुझे पैसा कितना देना पड़ रहा है भैया ये बताओ। तो ये
ये पैसा जिसका कम होता है, जिसका कोटेशन वैल्यू सबसे कम होता है, कस्टमर ज्यादातर उसी में इंटरेस्ट लेते हैं और उसी से ही बात करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि केबल में हो जाता है आपका ब्रांड में धोखा। ब्रांड कुछ एक लो क्वालिटी का ब्रांड मिल जाता है या लो क्वालिटी का मटेरियल दे देते हैं, एंड उसका जो थिकनेस है, अब दूसरे कंपनीज कंपैरेटिवली 6 mm की थिकनेस की आपको दे रहे हैं, बट ये वाला वेंडर आपको 2 mm थिकनेस की केबल दे देगा। जाहिर सी बात है कि 2 mm की थिकनेस की केबल अगर आपको लग रही है तो कुछ सालों के ऑपरेशन के बाद वो पिघलने लगेगा और आपका वायर खराब हो जाएगा, जब आपका सेफ्टी ऑफ द सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उसकी वजह से कल को आपको सिस्टम में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। एक छोटी सी पैसे बचाने के चक्कर में आपका बड़ा जो सोलर पैनल और इन्वर्टर है उसमें इश्यूज आ सकती हैं। तो इस चीज को जरूर चेक करें अपने कोटेशंस में। चौथा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर भी बहुत कॉस्टली होता है। कंपैरेटिवली सोलर पैनल इन्वर्टर के बाद स्ट्रक्चर ही आता है जिसका कॉस्ट ज्यादा होता है। अब स्ट्रक्चर में भी सेम इश्यूज, पैसे बचाने के लिए या वेंडर अपना कोटेशन कम दिखाने के लिए आपको लो थिकनेस के स्ट्रक्चर दे देता है या तो आपको लो क्वालिटी मटेरियल के दे देता है, जैसे GI मटेरियल विदाउट एनी कोटिंग, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। अब लो क्वालिटी का देने की वजह से क्या होता है कि कोरोजन हो जाता है कुछ सालों के बाद, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बाहर है, छत पे खड़ा है, तो इसमें बारिश, धूल और भी इश्यूज आने की वजह से कुछ सालों के बाद कोरोड हो जाता है। आपका सोलर पैनल भले ही 25 साल 30 साल या उससे ज्यादा साल चलने वाला है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर 5 साल के अंदर में खराब हो जाएगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। और अगर उसका थिकनेस कम देने की वजह से ये होता है कि आपका जो सोलर पैनल ऐसे ही 20 से 25 किलो का एक होता है, तो वैसे ही वजन उस पे ज्यादा है। दूसरा, अगर आपके एरिया में विंड ज्यादा आई, कभी ना कभी तो आएगी, 1 साल 2 साल 3 साल में विंड अगर जोर से आई तो उस सोलर पैनल के जो स्ट्रक्चर है उसको लेके ही चल देगी, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो आप स्ट्रक्चर की थिकनेस और उसके मटेरियल पे भी जरूर ध्यान दीजिए। 5th पॉइंट, ये 5th पॉइंट थोड़ा अलग है। 5th पॉइंट को कहते हैं रेस्को मॉडल या बूट मॉडल। अब इस मॉडल में क्या होता है, और ये जेन्युइन मॉडल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके साथ स्कैम हो सकता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तब इस मॉडल में क्या होता है कि कोई एक कंपनी आपके पास आएगी, आपको बोलेगी कि देखिए आपका टेरेस तो खाली पड़ा हुआ है, आप इस पे कुछ करते भी नहीं हो, तो क्यों ना आप मुझे सोलर पावर सिस्टम या सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए दीजिए। मैं अपने ही पैसे पे सारा का सारा सिस्टम लगाऊंगा, खुद ही उसको मेंटेन भी करूंगा, उसको ऑपरेट भी करूंगा, ऑपरेशन भी करूंगा, चलाऊंगा भी, और अगर कोई मेंटेनेंस हुआ तो वो भी मैं ही करने वाला हूँ। तो सारा का सारा तो काम मैं ही करने वाला हूँ, सिर्फ आप मुझे अपना टेरेस दे दीजिए, जो कि आपको लगेगा ठीक है। अब वो ये बोलेगा आपको कि आपको जो गवर्नमेंट आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे रही है, जो आपका डिस्कॉम है, मान लीजिए वो आपको 10 रुपए में दे रही है, मैं आपको 8 रुपए में देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये भी सोचोगे कि ठीक है 8 रुपए में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो ये मुझे बेनिफिशियल ही हुआ, पर मंथ में मैं 10 रुपए पे कर रहा हूँ, आप मैं इसको 8 रुपए पे कर दूंगा, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन ये रूल, ये लॉजिक तभी अच्छा होता है जब आपका कैपेसिटी थोड़ा हायर हो, 80 किलोवाट, 100, 150 या उससे भी ऊपर की कैपेसिटी अगर आप सिस्टम लगा रहे हैं तभी अच्छा है। ये जो रेसिडेंशियल में 5, 10, 8, 3 किलोवाट का सिस्टम में रेस्को मॉडल या बूट मॉडल काम नहीं करता है, आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आ रहा है जो ऐसी मॉडल की बात कर रहा है और आपके घर पे लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे साफ मना कर दीजिए। उसके ऊपर अगर आपको शुरुआती में थोड़ा सा एडवांस मनी या 10-15% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मांग रहा है, तब तो आप बिल्कुल ही पीछे हट जाइए, ये तो पक्का ही स्कैम है। इसीलिए इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस 5 पॉइंट से ये समझा, पहला पॉइंट है हमारा सोलर पैनल पे, फिर इन्वर्टर पे, केबल पे, स्ट्रक्चर पे, एंड लास्ट पॉइंट है हमारा रेस्को मॉडल पे। इन 5 पॉइंट से हमने समझा कि ऐसे ऐसे आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला है आपका सोलर पैनल का। सोलर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको शुरू बताया था, कॉस्टिंग ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी वेंडर आपको कोटेशन दे रहा है, तो एक लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपलोडेड है, जिसको कहते हैं ALMM अप्रूव्ड। ये एक सर्टिफिकेशन है जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपके सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को देती है। और ये सर्टिफिकेशन तभी उन कंपनियों को और मैन्युफैक्चरर को मिलता है जब वो पूरा का पूरा उसकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जांच लेते हैं, आपके ईच पार्ट का मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, आपने सेफ्टी और आपकी सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्रोडक्शंस, और जो उसमें क्वालिटी चेक्स होते हैं, कितने मल्टी लेवल ऑफ क्वालिटी चेक्स होते हैं, ये पूरा का पूरा चेक करती है। और अगर गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्टरी लगा तो वो आपको आपके जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स होती है उसको ALMM सर्टिफाइड कर देती है और अपने लिस्ट में इंक्लूड कर देती है। तो ये जो ALMM सर्टिफाइड लिस्ट है, जो लेटेस्ट वाला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप ये अप्रूव लिस्ट देख सकते हो अगर आप लगा रहे हो तो। अगर उसमें सोलर पैनल आपका है, लिस्ट में अगर नाम है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी एकदम पक्की है। दूसरा जो हम ये कर सकते हैं कि जब हम कोटेशन
कोटेशंस लेते हैं, ये जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें सोलर पावर सिस्टम लगाना है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि ईपीसी वेंडर को या कॉन्ट्रैक्टर को, वेंडर को या इंस्टॉलर को, ये सब एक ही चीज़ है, इनको हमें सेलेक्ट करना होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि हम 3, 4, 5 कोटेशंस मंगाते हैं। बेसिकली हम सबको ये बोलते हैं कि हमें ये वाला सिस्टम चाहिए, इतने कैपेसिटी का ऑन ग्रिड चाहिए या दूसरे टाइप का सिस्टम चाहिए, और सब अपना अपना कोटेशन बनाते हैं। सब वेंडर्स का एक ही टारगेट रहता है कि आपको कम से कम प्राइस में देंगे, और आपका भी यही टारगेट रहता है कि सबसे कम प्राइस वाला वेंडर को ही बात करेंगे। तो इसमें आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि स्ट्रक्चर में क्वालिटी इशू हो सकते हैं, आपके केबल्स में इश्यूज हो सकते हैं, फेकनेस वाला, और आपकी अर्थिंग अच्छे से नहीं कर दी जाएगी, या कुछ कुछ जो डेफिनेट मटेरियल्स होते हैं जिनको लगाना ही पड़ता है फॉर सेफ्टी, वो आपका स्किप कर दिया जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा। तो इसका मैं वेंडर सिलेक्शन का प्रोसेस बताता हूँ। कितने लोगों से भी कोटेशन मंगाना है मंगाइए, लेकिन सिर्फ प्राइस के बेसिस पे कंपैरिजन मत कीजिए। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्राइस के कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि जिसका प्राइस कम होता है उस जरूरी नहीं है कि वो ही सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो 25 साल 30 साल या उससे ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स चलने वाला है। तो आपका सोलर पैनल तो टिक जाएगा, लेकिन बाकी के आइटम्स नहीं टिकेंगे, तो आपको बार बार उसको सर्विस और बार बार चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा इशू है। तो आप क्या कीजिए कि सारे वेंडर का कोटेशन एक साथ रखिए, उसका प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कोटेशन रखिए, और सबका लाइन बाय लाइन जो भी आइटम्स हैं उसको एक एक बार चेक कीजिए कि अच्छा, इसने मेरे को टॉपकॉन का पैनल दिया है, इसने इस ब्रांड का पैनल दिया है, इसने इस ब्रांड का दिया है, इसने इस टेक्नोलॉजी का दिया है। तो आपको उसमें से जो अच्छा लगता है सबको यही बोलिए कि ये वाला, आपने मान लीजिए टॉपकॉन को सेलेक्ट किया है तो टॉपकॉन का ही सबको बोलिए कोटेशन देने के लिए। स्ट्रक्चर में भी आपको ऐसे करना है, आपको उनसे बोलना है, पूछना है कि आपको थिकनेस क्या दिया है आपने, और आपने मटेरियल क्या दिया। अगर लिखा हुआ नहीं है तो उनसे बोलिए कि लिखने के लिए। केबल, उसमें क्या ब्रांड है, इन्वर्टर, उसका क्या कैपेसिटी, क्या ब्रांड है। आपको हर एक लाइन आइटम्स के बारे में अच्छे से पूछना है, और अगर उन्होंने नहीं लिखा है तो उनको लिखवाइए कोटेशन में। ये करने के बाद मान लीजिए आपने एक वेंडर को सेलेक्ट कर लिया या 2 वेंडर को सेलेक्ट कर लिया। अब आप उनके बारे में, उनके पास जानिए कि वो कितने साल पुरानी कंपनी है, कितना इंस्टॉलेशन उन्होंने किया है। कोई भी 2 या 3 लोगों का जो आपके घर के नियर बाई हैं, उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस निकलवाइए, उनसे ही मांगिए और उनसे बात करिए, या तो आप विजिट कर सकते हैं। आप उनसे कस्टमर रिव्यू ले लीजिए। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बहुत अच्छा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़े से ज़्यादा भरोसेमंद होती हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जब आपने अगर वेंडर सिलेक्शन कर ही लिया है और आपने इंस्टॉल कर ही दिया है, तब इंस्टॉलेशन करने के बाद जो आप फाइनल पेमेंट उनको करने वाले हो, मान लीजिए 10% लास्ट में करने वाले थे, तो उनसे पहले आप इंस्टॉलेशन करवा के एक बार अपने मोबाइल में जनरेशन चेक कर लीजिए। अगर जनरेशन 4 to 5 यूनिट्स पर किलोवाट पर डे बन रहा है तो ये एक अच्छा जनरेशन है और आपका इंस्टॉलेशन अच्छा हुआ है। और अगर इससे कम बन रहा है, 4 यूनिट से कम बन रहा है, तो देखिए वेदर कैसा है। अगर वेदर आपको जेन्युइनली लगता है कि इतना अच्छा नहीं है, आज सन उतना अच्छा आया नहीं है, तो आप अगले दिन फिर चेक कीजिए। अगर जनरेशन आपको फिर अच्छा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है तो आप उसका फाइनल एंड क्लियर पेमेंट कर दीजिए और आपका इंस्टॉलेशन हो गया पूरा। तो ऐसे करके आप अपनी इस स्कैम से बच सकते हो। सोलर पैनल के बारे में बताया, ईपीसी वेंडर कैसे सेलेक्ट करें वो बताया, और लास्ट में जनरेशन चेक करना ना भूलें। ये सब करके, प्रोसेस फॉलो करके आप इस स्कैम से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने लास्ट तक देखा होगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे को अगर कुछ आपको डाउट है या आपको और कोई सजेशन है कि मैंने कोई एक पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।